नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लालटेन स्टडी में। आज हम एमपीपीएससी 2021 का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर 40 तक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 2021 के एमपीपीएससी पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और उस पैटर्न पे आधारित आज हम किस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद करते हैं और इसी विषय पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं हम अपना 2021 का एमपीपीएससी का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। यानी जो बैगा समुदाय है वो इनमें से किस जिले में उसका अभिकरण या संस्थान नहीं है, उसके विषय में हमें यहाँ पे देखना है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बैगा समुदाय जो होता है वो सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैगा समुदाय पाया जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे मंडला, शहडोल और बालाघाट, ये तीनों जिले दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से आते हैं। और रायसेन जो है ये मिडिल मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ पे बैगा जन समुदाय नहीं रहता है, इसीलिए जो बैगा अभिकरण जो नहीं होगा वो रायसेन में नहीं होगा। फिर भी हम इसकी उत्तर व्याख्या देखते हैं। उत्तर व्याख्या में हम देखेंगे कि बैगा विकास अभिकरण का गठन बैगा जनजाति, जो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, के कल्याण के लिए उन जिलों में किया गया है जहां उनकी जनसंख्या अधिक है। ठीक है। दूसरा, यह अभिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और उमरिया जैसे जिलों में सक्रिय है। रायसेन जिले में बैगा जनजाति की उपस्थिति नगण्य है या ना के बराबर है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका रायसेन हो जाता है। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया, सहरिया और भारिया विकास अभिकरण का मुख्यालय पातालकोट, छिंदवाड़ा में मौजूद है। तो इस तरह के संभावित प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमपीपीएससी या एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो जो ट्राइबल कल्चर जो हमारे मध्य प्रदेश का है उसके विषय में तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत गहन अध्ययन करके पढ़ाई करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। यानी चित्रकार नहीं है, उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं वो चित्रकार हैं, विष्णु चिंचलकर ये चित्रकार हैं और अमृतलाल बेगड़ ये लेखक भी हैं और चित्रकार भी हैं। ये 3 तो चित्रकार हैं और ये नाना साहेब पेंसे जो हैं वो चित्रकार नहीं है। तो ये क्या है, नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या है, कहने का मतलब यही सही होगा। ठीक है ना, नाना साहेब पेंसे। ये विष्णु चिंचलकर साहब के बारे में बहुत पहले भी एमपीपीएससी 1-2 बार पूछ चुकी है कि मध्य प्रदेश के चित्रकार के रूप में इनके बारे में एमपीपीएससी ने 1-2 क्वेश्चन लास्ट 2011-12 ऐसे उसमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसकी उत्तर व्याख्या में। नाना साहेब पानसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। ये कौन है, संगीतज्ञ हैं और पखवाज वादक थे। कौन थे ये, पखवाज वादक थे, ना कि चित्रकार है। नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचलकर लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। ये क्या होते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर दृश्यों वाली मतलब पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। और अमृतलाल बेगड़ नर्मदा प्रेमी है, लेखक हैं व चित्रकार हैं और ये प्रसिद्ध चित्रकार भी रहे हैं। तो भविष्य में इससे संभावित जो प्रश्न आते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से, ग्वालियर घराना, मेहर घराना, इंदौर घराना। अमृतलाल बेगड़ जो थे इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है, या इस तरह के जितने भी कलाकार हमारे मध्य प्रदेश में रहे, जैसे हबीब तनवीर वगैरह, उनके विषय में भी मध्य प्रदेश पीएससी लगातार क्वेश्चन करती रही है। तो आप अगर पिछले और सालों के प्रश्न उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा कि एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले के प्रश्न में हम देखेंगे किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मनधाता है। ठीक है ना, यानी किस प्राचीन तीर्थ स्थल का नाम जो है मनधाता है, तो उसका नाम है यहाँ पे आपका ओंकारेश्वर। ये ओंकारेश्वर जो है वो मनधाता प्राचीन तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये खरगोन जिले के में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, खरगोन जिले में पड़ता है। और यहाँ पे लगभग
एक ओम आकार का टापू है नर्मदा नदी के अंदर बगल से, तो वहां पर इस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शंकर के जो मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है वो आपके ओंकारेश्वर में मौजूद है। तो ओंकारेश्वर खंडवा जिला का प्राचीन नाम मंदाता था, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के नाम पर पड़ा। यानी ये खंडवा जिले में आता है। कहाँ पे आता है? खंडवा जिले में। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। यानी 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है और ये चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। और भविष्य में इससे संभावित जो प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं, तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, यानी एक आत्मवाद के जो प्रचारक रहे हैं शंकराचार्य, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे लग रही है। और उसके विषय में आदित्यवाद दर्शन जो है उसके विषय में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? और महेश्वर चूंकि एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिक प्लेस रहा है, उसके विषय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनके विषय में जरूर यहाँ पे पढ़ लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी ये तुर्रा कलंगी नाम करके एक लोक नाट्य है, एक आम मंच पे होने वाला एक बहुत बड़ा नाट्य होता है। ये किस इलाके में चलता है? तो ये नीमाड़ में चलता है। कहाँ पे चलता है? नीमाड़ में, जिसे हम बोल सकते हैं खंडवा और खरगोन की साइड ये चलता है। इसमें क्या होता है, तुर्रा कलंगी नीमाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो प्रश्नोत्तरी काव्य दंगल शैली में होता है। किसमें होता है? काव्य दंगल शैली में होता है, प्रश्नोत्तरी होता है ये। इसमें दो पक्ष होते हैं। तुर्रा जो होता है शिव का प्रतीक होते हैं और कलंगी जो होती है शक्ति का प्रतीक है, यानी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। आयोग ने अपने अंतिम उत्तर में ए, बी और सी तीनों को सही माना, क्योंकि इसका प्रभाव मालवा और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह नीमाड़ का लोक नाट्य है जो कि यहाँ पर चलता है। यहाँ पे क्या होता है, शिव और कलंगी जो होते हैं वो शक्ति का प्रतीक होते हैं और तुर्रा जो है शिव के प्रतीक है। और प्रश्नात्मक शैली में इसमें लोक नाट्य की प्रतिमाएं क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और उस तरीके से ये एक बहुत बड़ा कल्चर है नीमाड़ का, और उसमें ये लोक गायन ये सब चीजें होती हैं वहां पे। इससे संभावित प्रश्न बहुत ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नीमाड़ के अन्य लोक गायन पूछे गए हैं। संत सिंगाजी के बारे में पूछा जाता है, निर्गुणी के बारे में पूछा गया, काठी और गणगौर लोक नृत्य जो होते हैं उनके बारे में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। और उम्मीद करता हूं कि आप जब इस तरह का चीज पढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है या मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, उसके विषय में जो क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित ही आप जब पढ़ें तो इन चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाएं, ताकि ये टॉपिक भी आपसे न छूटते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आता है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? यानी एक अभिलेख जो था, जो पुराने राजा महाराजा अपने छाप छोड़ने के लिए पत्थरों पे अपने आदेश लिखवाते थे, तो और या जिसी माध्यम से लिखवाते थे, तो उनमें से कौन सा अभिलेख जो है वो विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पे माना जाता है, एडवर्टाइजिंग के तौर पे माना जाता है? तो वो है दशपुर अभिलेख। कौन है? दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख जो है वो आपके मंदसौर जिले में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? मंदसौर जिले में मौजूद है। तो दशपुर मंदसौर अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। भाई ऐसा क्या हुआ था इसमें? इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी गिल्ड ऑफ स्किल वेवर्स द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण और मरम्मत का वर्णन है, जो उनकी व्यवसायिक समृद्धि और प्रचार को दर्शाता है। यानी जो सिल्क के कारोबारी थे या सिल्क का कपड़े का जो कारोबार करते थे, उनके कपड़े का एडवर्टाइजमेंट इस अभिलेख के माध्यम से किया गया है। और ये गुप्त शासक, गुप्त काल का अभिलेख है। और ये गुप्त काल के अभिलेख के माध्यम से ये हमें बताया गया है, लगभग 436 से लेके 473 ईस्वी के मध्य जब गुप्त काल का शासन चल रहा था, उस समय की ये बात है। और ये इसमें जो सुहागरा अभिलेख है,
ये गोरखपुर का है, ये उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जो जहां से गोरखपुर, ठीक है ना, ये वाला। और आपका एरन अभिलेख सागर से आता है। और सूपिया अभिलेख जो है आपका, वो आता है रीवा से। कहां से आता है? रीवा से आता है, रीवा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये तीनों अभिलेख, चारों अभिलेख ये मंदसौर में, कई बार, बहुत सारे बार मंदसौर, ठीक है ना, मंदसौर से ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो अभिलेखों से आते हैं वो एमपीपीएससी हर बार पूछती है। और किसी न किसी रूप में, हर बार से मेरा मतलब ये है कि लगातार जो एमपीपीएससी पेपर लेती है अपने, उनमें किसी न किसी एमपीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते, ना सिर्फ एमपीपीएससी में बल्कि एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल या जो भी हिस्ट्री के शिक्षक के पेपर होते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पेपर होते हैं, उसमें इन अभिलेखों के बारे में जरूर पूछा जाता है। और कहने का मतलब मेरा यह है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं, उन ऐसा कोई से एक एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इस तरह के प्रश्न, मतलब अभिलेखों से संबंधित प्रश्न ना आते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश हिस्ट्री का, और उसमें ये पूछे ही पूछे जाते हैं। आगे संभावित इसमें जो प्रश्न बनते हैं, दशपुर अभिलेख का किस गुप्त शासक के समय का है? दशपुर अभिलेख जो है कौन से गुप्त शासक के समय का है? और एरन अभिलेख और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, है ना। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इस तरह से अभिलेखों को जब भी आप पढ़ें तो उनकी डिटेल जरूर देख लें और उनको ध्यान से लिखने का प्रयास करें। अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ। क्या थी? भारत संघ। अखिल भारतीय संघ नहीं थी, और संयुक्त भारत और भारतीय परिसंघ न थी, बल्कि इसके अलावा क्या था? ये भारत संघ था। क्या था? भारत संघ था। देखते हैं हम इसकी उत्तर की व्याख्या कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल होना था। इसमें क्या होना थी? इसमें भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल होना था, लेकिन रियासतों के शामिल ना होने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, देशी रियासतें जो थी ना, वो उसमें शामिल नहीं हुई, जो राजाओं के रजवाड़े थे वो उसमें शामिल नहीं हुए, तो ये कभी संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं इससे जुड़े हुए। प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन की समाप्ति, और भारत में संविधान में 1935 के अधिनियम का क्या प्रभाव था। तो 1935 का जो एक्ट है, उस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी और यूपीएससी और अदर जो भी आप एग्जाम देते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अगला देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? भाई, संविधान सभा की किस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था, हमारे भारतीय संविधान सभा की जो गठन हुआ था, वो हुआ था आपका, सबसे पहले जो इसकी बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर सन 1946 को, 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान सभा की बैठक, इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना। यानी जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया था? पहली बार अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर दूसरी बैठक कब होती है संविधान सभा की? वो होती है 11 दिसंबर को। कब होती है? 11 दिसंबर को।
1946 को, यानी इसके 2 दिन बाद। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और फिर इसके बाद 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर 1946 को फिर इसकी तीसरी बैठक होती है। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 1, 2 और ये तीसरे नंबर की बैठक जो थी, तो इसका आंसर तीसरा होना चाहिए, है ना। तो तीसरी बैठक में क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और हालांकि यहाँ पे एमपीपीएससी ने इसको आंसर 5वीं दिया है। अब 5वीं उनने क्या हिसाब से दिया है उनका, इस बीच में क्या होता है, 9 से लेके 13 के बीच में 9, 10, 11, 12 अलग अलग डेटों में क्या होती है, वहां पे मीटिंग होती है कुछ। लेकिन उन 5 दिन को उनने लेके क्या कर दिया, यहाँ पे 5वीं यहाँ पे कर दिया। आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में से 5वीं डी बैठक माना है। गणना 9, 10, 11, 12, 13 दिसंबर। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, ठीक है ना। आप इसको अगर आंसर को देखोगे तो आयोग तो मान रहा है 5वीं बैठक, लेकिन रियलिटी में जो है, मतलब जो काम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका उत्तर जो आता है वो तीसरी बैठक में ही क्या हो गया था, जो प्रस्ताव रखा गया था वो यहाँ पे रखा गया था। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, यानी प्रेम्बल बना और इसका आधार बना। इसमें हम कहते हैं ना, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल्स ऑफ इंडिया, उसके विषय में ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ये कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है ना। तो आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? यानी जब कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल जो होता है, सामान्य बिल जो होता है, लोकसभा या राज्यसभा में से पास हो जाता है और उसे कोई दूसरा सदन, यानी चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा हो, उसे पास नहीं कर रहा हो या गतिरोध पैदा कर रहा हो, कुछ समस्या पैदा कर रहा हो, तो वो क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब जो संसद के दोनों संयुक्त सदनों की बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति का है। और वो राष्ट्रपति का आशय नाम करके जो होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्या करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 8 के तहत यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अपने आशय यानी इंटेंशन की सूचना देते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी क्या करेंगे? बैठक का अध्यक्षता करेंगे। और अगर वो भी नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राज्यसभा के उपसभापति इस संयुक्त बैठक की क्या करेंगे? अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। लेकिन जो संसद में जो गतिरोध होता है, वो गतिरोध राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 110 जिसे हम बोलते हैं ना धन विधेयक के ऊपर कोई गतिरोध नहीं होगा। और एक आता है आपका जो कानून में संशोधन होता है, उसमें भी कोई भी गतिरोध पैदा नहीं कर सकता, ना लोकसभा कर सकती, ना राज्यसभा कर सकती है, वो सुचारू रूप से लागू हो जाएंगे। और इस तरीके से ये कानूनन प्रक्रिया चलती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये शब्द पे बड़ा ध्यान देना है। आशय शब्द जो है यानी इंटेंशन की सूचना देते हैं कौन? राष्ट्रपति। और इसके बाद वो संयुक्त बैठक बुलाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद में शामिल है, यानी हमारी जो भारत की संसद है उसमें कौन कौन लोगों से मिलकर संसद बनती है? तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की जो संसद है वो जो है 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक है आपके राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और लोकसभा। यानी इन तीनों को मिलकर ही क्या बनती है, आपकी संसद बनती है। राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। ठीक है ना, ये संसद इन 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद। तो जब ये जो पोर्शन जो पूछा गया है भारतीय संविधान से क्वेश्चन उठाया गया, भारतीय संविधान का एक पोर्शन है संसद। तो संसद किस तरीके से रन करती है, किस तरीके से चलती है, उसमें जो टाइमिंग होती है वो कौन किस तरह से पूछा जाते हैं, प्रश्न काल क्या होता है, गिलोटिन क्या है ना, और गिलोटिन क्या होती है, इस तरह के प्रश्न एमपीपीएससी पहले पूछ चुकी है। और इस टॉपिक से यानी भारतीय संसद वाले टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एमपीपीएससी लगातार पूछती है। तो आप जब भी इस तरह को टॉपिक को पढ़ें तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ें। संभावित प्रश्न इसमें क्या होते हैं, राज्यसभा, उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन की संरचना कैसी है, इनमें राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, राष्ट्रपति लोकसभा में या राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनो चयनित कर सकते हैं अपनी तरफ से, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, वीटो पावर्स क्या है, इन सारे टॉपिकों को यहाँ पर बताया जाता है। अगला आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो होती है, अनटचेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, उसको समाप्त कौन सा संविधान का अनुच्छेद करता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे मौलिक अधिकारों में से आया हुआ क्वेश्चन है। और मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से शुरू हो जाते हैं और वो चलते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 जो है इस पे हमेशा खतरा है, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 मतलब खतरा। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल होकर व्यवहार करता है या सही तरीके से व्यवहार नहीं करता और उसे बात बात पे छुआछूत का उदाहरण देते हुए बात करता है या कुछ करता है कि भाई मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तेरा वरना ऐसा नहीं करूंगा, तेरा वैसा नहीं करूंगा, तू मेरे पास नहीं रहेगा, तू मुझसे पहले नहीं करेगा, तू ऐसा करेगा, मतलब यहाँ पे सामने वाला मनुष्य जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट फील करता हो और समस्या पैदा हो जाती हो, तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत ये बिल्कुल प्रतिषेध कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रखेगा और इस तरह से कार्य नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। यानी कोई भी आचरण, यानी कोई किसी भी तरह का आचरण जो होगा उसमें उसको निषेध करता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया था। इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया। और भविष्य के इससे संभावित जो प्रश्न होते हैं, यानी जो समानता का अधिकार जो होता है हमें मौलिक अधिकारों में से, उसमें अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के विषय में पूछा जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ये सेशन खत्म होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।